So the next question is which of the following analysis can't be done using Northern blotting? मतलब हम इनमें से कौन सा एनालिसिस नहीं आइडेंटिफाई कर सकते बाय नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्यों होती है? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर व्हाट? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए का एनालिसिस करना हो तो हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं। ओके, सो जब भी हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एक पर्टिकुलर सेल से हमने क्या करा, सारे के सारे आरएनए को आइसोलेट करा। आइसोलेट करने के बाद हमने इसका क्या करा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तो ये बैंड्स हमारे को यहाँ दिख जाएंगे। तो जो बैंड आपको दिख रहे हैं वो बैंड्स आपको बता के जा रहे हैं, बैंड्स ये बता के जा रहे हैं कि इनका साइज या मैं बोलूँ इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। बोलो हाँ या ना। मॉलिक्यूलर वेट बताएंगे हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ एमआरएनए बताएंगे, यस बता देंगे। फिर मैं बोला रिलेटिवली अबंडेंस ऑफ एमआरएनए इन वेरियस सेल और टिश्यू। अगर कोई पर्टिकुलर एमआरएनए का लेवल ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर एमआरएनए का एक्सप्रेशन ज़्यादा हुआ है, तो उसका बैंड क्या होगा, थिक भी तो होगा। और देखो नीचे वाले का तो और ज़्यादा एक्सप्रेशन है तो इसका ज़्यादा मोटा बैंड आया, थिक बैंड है। तो बैंड थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बैंड थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये पढ़ाया गया था, बैंड की जो थिकनेस होगी, बैंड थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ कहाँ लिखूं रे, लव दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना? ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे रिलेटिवली अबंडेंस ऑफ एमआरएनए इन वेरियस सेल और टिश्यू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेफिनेटली। अब यहाँ पे देखो जेल से भी पता कर पा रहे हैं। सेकंड, अगर अपन जब अपन ये नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करेंगे तो प्रॉप बाइंड कर रहा है, ज़्यादा फ्लोरेसेंस आ रहा है मतलब ज़्यादा है, ठीक है, उससे भी अपन पता कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से सही बोला। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो रिलेटिवली जो स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए इन ए गिवन सेल और टिश्यू, सो रिलेटिवली स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए इन ए गिवन सेल और टिश्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो अगर किसी एमआरएनए का पहले बैंड आ रहा है, मैंने अभी इसका अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ किसके ऊपर, इसको मैं ब्लॉटिंग के ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसकी मैं ब्लॉटिंग कर रहा हूँ। तो ब्लॉटिंग करने के बाद मेरे को पता है कि इससे भी यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यहाँ पे कौन होगा। ये देखो बैंड्स कितने थे, 1 2 3 4 5, ये देखो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखो ये बैंड्स क्या होंगे, ये लो ये बैंड्स यहाँ पर आएंगे, ये लो ये बैंड्स यहाँ पर भी आएंगे। अब मेरे को पता है कि अब इसके ऊपर मैं फ्लोरेसेंस लेबल करूँ, मतलब मैं एक तरह से इसको प्रॉप दूँ। अगर मैं इसको फ्लोरेसेंस लेबल्ड में यहाँ पे क्या करूँ, एक तरह से प्रॉप दे दूँ, प्रॉप, तो प्रॉप यहाँ पे बाइंड कर रहा है, तो अभी मेरे को फ्लोरेसेंस आ रहा है ज़्यादा क्योंकि बाइंडिंग हो रही है। और बाद में देखूँ मैं फ्लोरेसेंस से नहीं आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, दैट मीन कि एमआरएनए है या नहीं है? नहीं है। अगर मेरे को पहले फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज बाइंडिंग हो रही है प्रॉप की। प्रॉप एक तो होगा नहीं, प्रॉप भी नंबर्स में ज़्यादा ही होते हैं। तो प्रॉप बाइंड कर रहा है, बाइंड एक स्पेसिफिक के बारे में बता के जा रहा है, तो उस स्पेसिफिक का जो बैंड आ रहा है अभी थिक मतलब उसकी जो मेरे को फ्लोरेसेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है। धीरे धीरे देखा मैंने कि एक तरह से क्या हुआ, आपका जो आरएनए था वो डिग्रेड हुआ। डिग्रेड होने के बाद वो एमआरएनए बचा ही नहीं, या एमआरएनए का लेवल बहुत ही कम है, तो सारे के सारे फ्लोरेसेंस बाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि बैंड थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब आपके डीएनए एक नहीं है, डीएनए के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। ऐसे प्रॉप एक थोड़ा ना होगा, प्रॉप भी बहुत सारे होंगे। तो पहले सारे के सारे फ्लोरेसेंस आपके प्रॉप बाइंड कर रहे थे, बहुत सारे मैक्सिमम अमाउंट पे फ्लोरेसेंस प्रॉप बाइंड कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि प्रॉप बाइंड करने के बाद हम बाद में क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद जो बाइंड नहीं करते वो धुल गए, वो चले गए। बाद में हमने देखा कि अब जो फ्लोरेसेंस अब जो प्रॉप बाइंडिंग हो रही है वो कम हो रही है, क्योंकि एमआरएनए डिग्रेड हो गया है, तो जितना बचा है उतनी से बाइंड करेगा प्रॉप, ठीक है। तो और बाकी प्रॉप क्या होंगे, वॉशिंग के टाइम पे वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे अगर एमआरएनए स्टेबल है, एमआरएनए है अभी, तो आपके क्या हो रहा है, आपको फ्लोरेसेंस ज़्यादा मिल रहा है। पर एमआरएनए अगर कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो रहा है तो आपके सारे के सारे प्रॉप बाइंड कर पाएंगे नहीं। जितने बाइंड कर सकते हैं उतना बाइंड करेंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उतने बाइंड कर पाएंगे। उसके बाद में रिमेनिंग क्या होंगे, वॉशिंग प्रोसेस के थ्रू डिस्कार्ड मतलब बाहर निकाल दिए जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है।
तो उस केस में पहले जो फ्लोरेसेंस आया था और अब जो फ्लोरेसेंस आ रहा है, ठीक है, उनमें रात दिन का अंतर आएगा। तो स्टेबिलिटी कैन बी आइडेंटिफाई, यस डेफिनेटली। सो ये भी एक तरह से सही बात है। फिर इन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई ऑफ ऑल एमआरएनए इन गिवन सेल और टिश्यू। ऑल एमआरएनए इन ए गिवन सेल और टिश्यू अपन आइडेंटिफाई करेंगे या एक पर्टिकुलर एमआरएनए को आइडेंटिफाई करेंगे? एक पर्टिकुलर एमआरएनए को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। इन सब में से भी एक पर्टिकुलर, क्योंकि आप प्रॉप दे रहे हो किसी एक के अगेंस्ट। प्रॉप का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 टाइप के प्रॉप दे दिया, अलग अलग टाइप के, नहीं, मेरे को एक पर्टिकुलर का आइडेंटिफाई करना है। तो एक पर्टिकुलर का अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो प्रॉप भी मैं किसी एक पर्टिकुलर के अगेंस्ट ही तो दूंगा। तो उस पर्टिकुलर का ही एक्सप्रेशन मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ना कि मैं सबका आइडेंटिफाई करूंगा, सारे एमआरएनए करूंगा। ओके, सो आइडेंटिफाई ऑल एमआरएनए इन गिवन सेल और टिश्यू। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? एक तरह से इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हम यही बोलेंगे डी इज द करेक्ट आंसर। नोट करो।